नमस्कार सभी विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः से एक बार विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके मध्य में हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आने वाली आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और ऐसे ही शानदार प्रश्न आप सभी को मिलते रहेंगे। तो एक बार हम जो है फिर से शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में, बगैर किसी इंतज़ार के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखते हैं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से किसने विभूषित किया है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से किसने सम्मानित किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी जी ने। किस कारण संबोधित किया था? भारत भारती रचना की लोकप्रियता के और इसकी राष्ट्रीयता के कारण। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया? पंचवटी, साकेत, भारत भारती, द्वापर। तो गुप्त जी की जो रचना रही है भारत भारती, इसके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त जी ने अपनी किस रचना में किसानों की दीनहीन दशा का चित्रण किया है? द्वापर, किसान, पंचवटी, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त जी ने अपनी रचना किसमें? किसान में किसानों की दीनहीन दशा का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि द्विवेदी युगीन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, हरियोध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इनमें से जो कवि नहीं हैं आपके द्विवेदी युगीन, तो इसमें उत्तर होना चाहिए कौन से कवि हैं, तब जाके इस प्रश्न का जवाब सही होगा। जब हैं होगा तब आपका उत्तर आएगा। हरियोध जी द्विवेदी युग के कवि हैं और जयशंकर प्रसाद निराला ये छायावाद के हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के कवि हैं, यानी आपका उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये परिभाषा किसकी है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये छायावाद की परिभाषा किसकी है? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा सही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा सही है। प्रसाद जी ने कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध किया है। ये बात जो है सही है, कामायनी जी ने प्रसाद में बुद्धिवाद का विरोध किया है। कामायनी में हृदय व बुद्धि के संतुलन की चर्चा की गई, ये भी बात सही है। आपका उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं हम लोग जो है, छायावाद पर गांधी जी का प्रभाव लक्षित होता है, बिल्कुल सही बात है। छायावाद में स्वाधीनता की चेतना पर भी बल है, ये भी बात सही है, यानी आपका उत्तर 1 और 2 दोनों सही होगा, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। पुष्प की अभिलाषा ये किसकी रचना है? तो आपको उत्तर इसका पता होगा, किसकी रचना है पुष्प की अभिलाषा? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो देखते हैं हम लोग, लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अपरा किसकी है? निराला की है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है और दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। और आपका कूट जो है विकल्प सी आगे जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्मवीर पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया है?
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, मानसी रामनेश त्रिपाठी की है, वीणा पंत की है और नीरजा महादेवी वर्मा की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प डी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है, त्रिधारा सुभद्रा कुंवरी चौहान की है, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। आपका सही मिलान कर दिया गया, कूट के रूप में आगे विकल्प डी उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसे आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, सही है। ग्रंथ पंत की रचना है, ये भी सही है। प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया, ये भी सही है। जागो फिर एक बार कविता ये दिनकर जी की नहीं है, बल्कि ये कविता है निराला जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको कथनों पे विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही है। तो देखते हैं हम लोग जो है, छायावाद की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद भी है, ये तो बिल्कुल सही बात है। छायावाद की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद है। छायावाद सुख और आनंद की अभिव्यक्ति हुई, ये बात गलत है। छायावाद दुख वेदना से भरा हुआ, यानी विकल्प ए आपका केवल एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जयशंकर प्रसाद का कामायनी के पात्र के संबंध में कौन से कथन सही है? तो श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन और हृदय के प्रतीक हैं, क्या ये बात सही है? तो श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन एवं हृदय के प्रतीक हैं, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और ईड़ा ये बुद्धि की प्रतीक है, यानी ये गलत ही हो गया। दूसरा है, श्रद्धा और ईड़ा दोनों में संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, तो ये भी क्या है, बात गलत है, यानी आपका उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पंत, निराला, प्रसाद, दिनकर। तो आप सभी को पता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं? पंत जी को। अगला प्रश्न है, रचना पल्लव के रचनाकार हैं दिनकर, पंत, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको पता है पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, मौन निमंत्रण कविता किसकी है? पंत, दिनकर, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। मौन निमंत्रण ये कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, पंत जी की निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं और बताना है पंत जी की रचनाओं का इनमें से सही क्रम क्या होगा। तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी पहले वीणा, फिर पल्लव का प्रकाशन, फिर गुंजन का, फिर लोकायतन का प्रकाशन होता है। अगला है 1935 से 45 तक की रचनाएं किस युग की रचनाएं हैं? छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, भारतीय युग की। कौन सा सही जवाब होगा इस प्रश्न का? 1935 से 45 तक की रचनाएं ये सब प्रगतिवादी युग में आएंगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, युगवाणी पंत जी की किस युग की रचना है? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो युगवाणी ये पंत जी की किस युग की रचना है? तो ये प्रगतिवाद में चली जाती है। फिर है पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है? लोकायतन, युगवाणी, स्वर्णधूल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से पंत जी की जो लोकायतन रचना है ये नव मानवतावादी युग में आएगी। अगला है प्रश्न आपके सामने, रेणुका किस लेखक की रचना है? दिनकर, पंत, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी रचना है ये रेणुका? आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? निराला, दिनकर, पंत, प्रसाद। तो कुकुरमुत्ता एक किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं या गलत हैं आपको बताना है। तो देखेंगे हम लोग,
इनमें क्या सही है और क्या गलत है। तो निराला की तोड़ती पत्थर कविता प्रगतिवादी चेतना से युक्त है, ये बात तो बिल्कुल इसमें सही है। उपरोक्त कविता में मजदूरों की दशा का चित्रण किया गया, बात ये भी सही है, यानी आपका उत्तर होगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को क्रम से आपको लगाना है। विकल्प आप सभी के सामने है, रचनाएं आपके सामने हैं, बताना है कौन सा क्रम सही होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, विकल्प ए यानी रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा, ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। देखेंगे हम लोग, छायावादी काव्य में प्रेम, प्रकृति, नारी, सौंदर्य का काव्य, ये सही है। छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उसकी रहस्यवादी भावना भी है। तो ये दोनों कथन सही हैं, 1 और 2, यानी छायावादी काव्य में प्रेम भी है, प्रकृति भी है, नारी सौंदर्य भी है और रहस्यवाद भी है। ये छायावाद की सभी विशेषताएं हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप LT और KBS, NBS कोई भी लिखित एग्जाम दे रहे हैं तो इन्हीं 4 विशेषताओं के द्वारा आप छायावाद का इस विशेषताओं के प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे, लिख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित हुआ है। परिमल, गीतिका, सरोज स्मृत, इनमें से कोई नहीं। निराला की किस रचना में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित हुआ है, तो आपका उत्तर होगा सरोज स्मृत में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, तो ये क्या है, ये तो सही है। नागार्जुन युग धारा, ये भी सही है। त्रिलोचन धरती, ये भी सही है। शिवमंगल सिंह सुमन की ये वीणा रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी है, पंत की है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, तो आप सभी लोग जानते हो निराला की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उर्वशी के ऊपर। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का कौन सा एक कवि शामिल नहीं है। मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, नेमचंद्र जैन, तो जो नहीं है तार सप्तक में, आपका उत्तर होगा धर्मवीर भारती, क्योंकि ये दूसरे सप्तक में आते हैं। और मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद्र जैन, ये लोग तार सप्तक के हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। 1958, 1959, 1960, 1961। तृतीय तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन कब होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 1959 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो देखते हैं हम लोग, कामायनी में कुल 13 सर्ग हैं, तो ये क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। फिर है, कामायनी के 3 मुख्य पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं, ये भी बात सही है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, यानी केवल बी आपका उत्तर यानी 2 सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। देखते हैं हम लोग, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद, बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद का समय 1936 से 43 तक माना जाता है, ये भी सही है। आपका उत्तर विकल्प सी 1 और 2 होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी का रचना काल है 1934, 1935, 1936, 1942। तो कामायनी का रचना काल 1935 माना गया है, कहीं कहीं 1936 भी माना जाता है, लेकिन ये बहुत कम मिलता है, 1935 ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में भारत की स्थिति का चित्रण किया है, सही बात है। भारतेंदु युग का पुनर्जागरण युग का युग है, ये भी सही है, यानी आपका उत्तर विकल्प सी 1 और 2 सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए, बताइए क्या इसका सही क्रम होगा। विकल्प और रचनाएं आप सभी के सामने हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए, विकल्प सी, यानी पहले झरना, फिर आंसू, फिर लहर, उसके बाद में कामायनी।
अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को जो है क्या करना है, आपको क्रम से लगाना है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा सही उत्तर होगा, विकल्प बी होगा। कौन सा, विकल्प बी, यानी पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, उसके बाद में निशा निमंत्रण आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंत जी का कौन सा प्रबंध काव्य गांधी जी पर लिखा गया है। लोकायतन, गुंजन, पल्लव, युगांत। पंत जी का कौन सा प्रबंध काव्य है जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है। तो आपका उत्तर क्या होगा, लोकायतन, यानी विकल्प ए आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निराला की कौन सी कृति हिंदी की सर्वश्रेष्ठ शोक गीत मानी जाती है। तुलसीदास, अणिमा, सरोज स्मृत, इनमें से कोई नहीं। तो निराला की जो रचना है सरोज स्मृत, इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निराला की कौन सी रचना पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है। अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला। तो निराला की जो रचना है इनमें से कुकुरमुत्ता ये पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महादेवी वर्मा जी की यानी इनका नवीनतम काव्य संग्रह है सप्तपर्णा, यामा, दीपशिखा, इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा जी का नवीनतम काव्य संग्रह कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सप्तपर्णा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जीवन काल कब से कब तक माना जाएगा। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा। तो इनका जीवन काल होगा 1890 1937, कहीं कहीं 1889 से 1937 भी माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखते हैं। कामायनी में प्रसाद जी की दार्शनिक विचारधारा नियतिवाद से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है, कामायनी में नियतिवाद का प्रभाव देखा गया है। फिर है, कामायनी में प्रसाद जी ने इच्छा, ज्ञान और क्रिया के समन्वय पर जोर दिया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने लिखा ही है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की, अर्थात ज्ञान इच्छा क्रिया में वह समन्वय पर बल देते हैं। तो यानी ये दोनों बातें सही हैं, 1 और 2। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, बिल्कुल ये सही बात है। फिर है, छायावादी कवियों ने प्रतीकों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। तो इसमें क्या है, ये भी बात सही है। आप देखते हैं जो है महादेवी ने बादल और दीपक जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया है, यानी 1 और 2 ये दोनों विकल्प आपके सही होंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं, आपको बताना है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर, महादेवी वर्मा ये छायावादी युग की कवित्री हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन को चुनिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, बताना है असत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा असत्य है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया, यह तो सही है। फिर है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी सही है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ये भी सही है। गलत क्या है, यही विकल्प डी आपका, यानी आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है यहाँ पर, सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और रचनाकारों के साथ आपको करना है मिलान। और ये रचनाएं जो हैं अनुवाद की गई हैं, तो रघुवंश का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, सही है। ऋतु संहार का अनुवाद ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया, सही है। और शांडिल्य भक्त सूत्र का अनुवाद भारतेंद्र जी ने किया है, सही है। और इसमें कूट के रूप में जो आपका जवाब होगा वो विकल्प ए आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन का चयन कीजिए, बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, ये बिल्कुल सत्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, ये भी सत्य है। काव्य मंजूषा जो है इनकी रचना है, ये भी सही है। गलत क्या है, विकल्प सी आपका सही नहीं है, यही है गलत। क्यों गलत है, साकेत महाकाव्य की रचना इन्होंने नहीं की, बल्कि ये मैथिली शरणगुप्त जी का महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसका कथन है, भारत भारती की लोकप्रिय खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका
सिद्ध हुई। तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। किसका? डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको लगाना है। तो देखते हैं हम लोग इसका प्रकाशन कब हुआ है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1899, सही है। अधखिला फूल उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष 1907 है, सही है। चोखे चौपदे इसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष 1940 है, बिल्कुल सही है। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं विद्यार्थियों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। और कूट के रूप में जो आपका जवाब होगा इस प्रश्न के लिए वो आगे विकल्प पे आपका इसमें जवाब है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन और तर्क दिया गया है, बताना है कौन कौन सा सही है या फिर गलत है। तो देखते हैं। मैथिली क्षणगुप्त की रचना भारत भारती को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, सही है। ये रचना राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुनिए, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखते हैं हम लोग। हरिऔध जी का जीवन काल 1865 से 1947 है, ये सही है। क्या है? ये सही है। इन्हें हिंदी में कवि सम्राट कहा जाता है, ये उपाधि है कवि सम्राट की, ये भी सही है। परिप्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना नी महाकाव्य, ये भी सही है। परिप्रवास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बिल्कुल गलत है। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिप्रवास के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताना है। इसकी रचना हरिऔध ने की है, सही है। रचना काल 1914 ईस्वी, सही है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, सही है। गलत क्या है? इसमें 27 सर्ग नहीं है, बल्कि कितने हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, साकेत रचना के बारे में क्या सत्य है उसे आपको बताना है। इसकी रचना 1917 में हुई, गलत बात, क्योंकि इसकी रचना 1932 समथिंग हुई है। इसमें 22 सर्ग हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 12 सर्ग हैं। इसको लिखने में 10 वर्ष का समय लगा, ये भी गलत है, क्योंकि इसके लिखने में लगभग 16 वर्ष का समय लगा। सही क्या है? विकल्प ए आपका सही है। इसकी रचना मैथिली क्षणगुप्त जी ने की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रचनाएं दी गई हैं और उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग इसका प्रकाशन कब हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? सबसे पहले जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है, सही है। फिर भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 में है। फिर पंचवटी का प्रकाशन वर्ष जो है 1925 में है। और साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 में है। यानी ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और जो आपका कूट माना जाएगा उत्तर के रूप में विकल्प भी आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रचनाएं हैं और रचनाकारों के साथ में इसका क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं हम लोग करते हैं मिलान। पुष्प की अभिलाषा ये रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। साकेत मैथिली क्षणगुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प सी इसमें आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, पंक्तियाँ दी गई हैं और रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। कौन सी पंक्ति किसकी है ये आपको है बताना। तो देखते हैं हम लोग। मुझे तोड़ लेना बनमाली ये पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। फिर अगली है, क्या यह वही देश है? ये पंक्ति किसकी है? क्या वो वही देश है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। फिर तुम हो महान तुम सदा हो महान ये प्रसाद की पंक्ति है। ओ भिखमंगे अरे पराजित ये जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। और क्या ये वही देश है? निराला की है। तुम हो महान तुम सदा हो महान प्रसाद की है। और ओ भुखमंगे अरे पराजित ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और विकल्प भी इसमें आपका कूट उत्तर सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रचनाएं हैं और रचनाकारों के साथ में करना है आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है।
हिमकिरीटी माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है। मानसी रामनाथ त्रिपाठी की है, ये भी क्या है, सही है। तो आपका जवाब क्या होगा, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा कूट के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। रचनाएं हैं, रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो रेणुका ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बापू सियाराम शरणगुप्त की है, हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की, रस्म रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या सही हो जाएगा, विकल्प सी आपका कूट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सी रचना का प्रकाशन कब हुआ है। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। उसके बाद में यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कब है, 1932 है। द्वापर का प्रकाशन वर्ष कब है, 1936 है। और जय भारत का प्रकाशन वर्ष 1952 है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प डी आपका आगे जवाब होगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। असत्य कथन को चुनिए, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रकवि कहलाते हैं, ठीक है। साकेत की रचना इन्होंने की, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरक गुरु रहे, यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तब सही होगा। और कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना, गलत है, यानी क्या है, यही उत्तर आपका होगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको करना है मिलान। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना है किसकी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। फिर उसके बाद में एक तुम यह विस्तृत भूखंड, ये प्रसाद जी की पंक्ति है। अबे सुन बे गुलाब, ये निराला की कुकुरमुत्ता से पंक्ति है। इचलाती आती ग्राम युवती, ये पंत जी की रचना है। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये मैथिली शरण गुप्त की है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, ये प्रसाद की है। अबे सुन बे गुलाब निराला की है। इठलाती आती ग्राम युवती, ये पंत की पंक्ति है। और आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, विकल्प भी आपका कूट जवाब होगा। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। रचनाएं दी गई हैं और उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष कब है, 1940 ईस्वी। फिर उसके बाद में युगवाणी का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। बीड़ा का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और सभी ये रचनाएं किसकी हैं, पंत जी की हैं। और कूट के रूप में आपका विकल्प डी इसमें आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, आपको बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। आप सभी को पता है कि ये राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न है, ये रचनाएं दी गई हैं और आपको मिलान करके बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। तो इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या माना जाएगा, विकल्प सी होगा। कौन सा, विकल्प सी, यानी पहले निहार, फिर रस्म, फिर नीरजा, फिर यामा का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें भी क्या है, आपको रचनाओं को कालक्रम के साथ में मिलान करना है, लगाना है पहले से बाद के क्रम में कौन सी रचना आएगी प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो आपका जवाब क्या होगा, विकल्प बी इस प्रश्न के लिए, यानी पहले हिमकिरीटनी, फिर हिमतरंगिनी, फिर क्वास, उसके बाद में उर्मिला का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको रचनाओं को लगाना है, बताना है कौन से पहले से बाद के क्रम में सही होंगी। तो इस प्रश्न का आपका जवाब सही होगा विकल्प डी। कौन सा, विकल्प डी, यानी पहले पथिक, फिर मानसी, फिर स्वप्न, उसके बाद में अपलक का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये रचनाएं दी गई हैं और आपको जो है इसको भी क्रम से लगाना है, निर्धारित करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सी रचना पहले से बाद के क्रम में आएगी।
तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, यानी कि पहला, यानी पहले रेणुका, फिर हुंकार, फिर उर्वशी, फिर कुरुक्षेत्र। और सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको जो है मिलान करना है, रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? विकल्प बी इस प्रश्न के लिए, यानी पहले मौर्य विजय, फिर अनाथ, फिर दूरबादल, उसके बाद में स्वप्न का प्रकाशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी रचनाओं को प्रकाशन के क्रम में आपको लगाना है, आरोही क्रम में, कौन पहले कौन बाद में आएगी। तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए। कौन सा? विकल्प ए, यानी पहले विषाद, फिर आर्द्रा, फिर मणिमयी, फिर बापू। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं विद्यार्थियों? सियाराम शरण गुप्त जी की। किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन भी रचनाओं को लगाना है आरोही क्रम में, बताना है कौन सा विकल्प सही होगा आपका। प्रकाशन वर्ष के आधार पर ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की। तो इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर कौन सा सही माना जाएगा? विकल्प बी। कौन सा? विकल्प बी आपका उत्तर होगा, यानी पहले भारत भारती, फिर यशोधरा, फिर द्वापर, उसके बाद में जय भारत का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, रचनाएं दी गई हैं और उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आप सभी को मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं, कौन सा प्रकाशन वर्ष सही होगा। तो सबसे पहले है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध का प्रकाशन कब हुआ है? 1910 ईस्वी में। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। पंचवटी का प्रकाशन कब हुआ है? 1925 ईस्वी में। और झंकार का प्रकाशन हुआ है 1929 ईस्वी में। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं विद्यार्थियों? मैथिली शरण गुप्त जी की। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका जवाब कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए आपका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी रचनाएं दी गई हैं, उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको मिलान करना है। तो रंग में भंग है सबसे पहले, इसका प्रकाशन कब होता है? 1909 में। फिर साकेत का प्रकाशन कब हुआ है? तो साकेत का प्रकाशन है 1931 ईस्वी में। फिर यशोधरा का प्रकाशन कब हुआ है? यशोधरा का 1932 ईस्वी में। और द्वापर का प्रकाशन कब हुआ है? 1936 ईस्वी में। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में विकल्प सी आपका आगे इसमें जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना कौन सी है? उर्मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? मुकुल है। और मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है जीवन संगीत। आपको ये जरूर याद रखना है, आपके लिए नई हो सकती है, नई क्या है पुरानी ही, लेकिन आपके दिमाग के लिए नई है, इसलिए आपको याद रखना जीवन संगीत एक किसकी रचना है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी की। तो आपका सही मिलान कर दिया गया। हर कूट के रूप में आपका उत्तर विकल्प ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी रचनाकारों के साथ में उनकी रचनाओं का आपको करना है, मिलान करना है, कौन सी किसकी रचना है। तो सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचना कौन सी है? तो मुकुटधर पांडे की रचना है प्रेम बंधन। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए नया हो सकता है। मुकुटधर पांडे की रचना है प्रेम बंधन। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना कौन सी है? तो इनकी है हिंडोला। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है हिंडोला। फिर सत्यनारायण कविरत्न की रचना कौन सी है? प्रेम कली। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सत्यनारायण कविरत्न की रचना है प्रेम कली। और जयशंकर प्रसाद की लहर रचना, इससे आप लोग परिचित ही हैं पहले से। तो आपका जवाब कौन सा होगा? कूट के रूप में विकल्प भी आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है, बताना है कौन सी रचना है किसकी। तो सबसे पहले निराला की रचना तुलसीदास है। और सुमित्रानंदन पंत की रचना वीणा है। महादेवी वर्मा की रचना नीरजा है। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है। आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प सी आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न फिर आप सभी के सामने है, क्या कहा जा रहा है? सुमेलित करिए। रचनाकारों के साथ में रचनाओं का आपको करना है मिलान।
तो हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? मधुशाला। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना कौन सी है? अपराजिता। नरेंद्र शर्मा की रचना कौन सी है? शूल फूल। और केदारनाथ अग्रवाल की रचना है नींद के बादल। सभी रचनाएं बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान में रखना है। यानी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, रामेश्वर शुक्ल अंचल की अपराजिता, नरेंद्र शर्मा की शूल फूल और केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल। और आपका उत्तर होगा विकल्प डी, आपका कूट के रूप में इसमें जवाब। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी क्या करना है? मिलान करना है। कविताएं दी गई हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। त्रिलोचन की रचना का नाम है धरती। रांगे राघव की रचना का नाम क्या है? तो इनकी होगी राह के दीपक। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है जीवन के गान और नागार्जुन की रचना है युगधारा। यानी ये धरती रचना त्रिलोचन की है, जीवन के गान ये शिवमंगल सिंह सुमन की है, राह के दीपक ये रांगे राघव की है और युगधारा नागार्जुन की है। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प आपका आगे उत्तर होगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। रचनाओं के साथ में रचनाकारों का मिलान करना है। तो भारतेंदु की रचना कौन सी है? फूलों की गुच्छा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना कौन सी है? हार्दिक हर्षादर्श। यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की रचना कौन सी है? हार्दिक हर्षादर्श। फिर उसके बाद में प्रेमघन की रचना है मयंक महिमा और ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामालता। यानी फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, मयंक महिमा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की है, श्यामालता ठाकुर जगमोहन सिंह की है, हार्दिक हर्षादर्श ये भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका जवाब होगा विकल्प आगे उत्तर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सी रचना किसकी है आपको बताना है, मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। तो अंबिकादत्त व्यास की रचना का नाम क्या है? क्या है अंबिकादत्त व्यास की रचना का नाम? तो वो है बिहारी बिहार। फिर है राधा कृष्णदास की रचना का नाम क्या है? भारत बारहमासा। नाथूराम शर्मा शंकर की रचना का नाम क्या है? अनुराग रत्न। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम क्या है? कविता कलाप। यानी अनुराग रत्न रचना किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की। कविता कलाप किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। भारत बारहमासा किसकी है? अंबिकादत्त राधा कृष्णदास की। और बिहारी बिहार किसकी है? अंबिकादत्त व्यास की। और आपका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प बी कूट आगे उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या करना है? आपको करना है मिलान। कवि का नाम और कविता का आपको करना है मिलान। देखते हैं हम लोग। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना का नाम क्या है? प्रेम पचीसी। उदय शंकर भट्ट जी की रचना का नाम क्या है? तो उदय शंकर भट्ट की रचना है मानसी। कौन सी है उदय शंकर भट्ट की? मानसी। फिर मोहनलाल महतो वियोगी की रचना का नाम क्या है? एक तारा। और हरियोत जी की रचना का नाम है प्रियप्रवास। आपको ध्यान में रखना है, एक तारा ये किसकी है? मोहनलाल महतो वियोगी की है। मानसी उदय शंकर भट्ट की है। प्रियप्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की है। और प्रेम पचीसी ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। आपके लिए नई हो सकती है, अपने ध्यान में रखना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी आगे कूट उत्तर होगा आपका। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है। कौन सी रचना किसकी है? देखते हैं हम लोग। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना कौन सी है? मृत्युंजय। फिर रामचरित उपाध्याय की रचना कौन सी है? देवदूत। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिनी। तो मृत्युंजय किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। पथिक किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। हिमतरंगिनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। और आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है वो देवदूत रचना किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है। तो आपका सही मिलान हो गया कूट के रूप में। विकल्प भी आपका इसमें आगे जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। कविताएं दी गई हैं और उनके रचनाकार। तो देखते हैं, सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? बापू है। फिर उसके बाद में सोहनलाल द्विवेदी की रचना कौन सी है? चित्रा है।
श्याम नारायण पांडे की रचना कौन सी है? हल्दी घाटी है। और श्रीधर पाठक की रचना है भारत गीत। तो हल्दी घाटी किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। बापू किसकी है? सियाराम शरणगुप्त की। और चित्रा रचना किसकी है? आपको ध्यान में रखना है, सियाराम शरणगुप्त की है। और भारत गीत ये श्रीधर पाठक जी की है। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प डी आपका आगे जवाब होगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या करना है? इन कवियों को जो है जीवन काल के आरोही क्रम में लगाना है। ये कवि आपके सामने हैं, 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं और आपको बताना है इनमें जीवन काल के अनुसार कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब सही होगा विकल्प ए, यानी पहले हरिऔध आएंगे, फिर मैथिली शरणगुप्त आएंगे, फिर जयशंकर प्रसाद आएंगे, उसके बाद में निराला आएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी क्या करना है? इन लेखकों को आपको आरोही क्रम में यहाँ भी लगाना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी इस प्रश्न के लिए, यानी पहले माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित लेखकों को, कवियों को आरोही क्रम में आपको यहाँ भी लगाना है, आपको बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी, यानी पहले मैथिली शरणगुप्त, फिर राम नरेश त्रिपाठी, फिर दिनकर आएंगे, उसके बाद में सियाराम शरणगुप्त जी आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित लेखकों को उनके जीवन काल के अनुसार आपको लगाना है, बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब? आपका उत्तर होगा विकल्प बी। कौन सा? विकल्प बी, यानी पहले प्रसाद आएंगे, फिर पंत आएंगे, फिर महादेवी वर्मा, उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर जी आएंगे। अगला प्रश्न है। यहाँ भी जो है कवियों को उनके जीवन काल के साथ में सुमेलित करना है, बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए इस प्रश्न के लिए, यानी पहले राम नरेश त्रिपाठी, फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन, फिर पंत आएंगे, उसके बाद में महादेवी वर्मा का नाम आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हरिऔध जी की रचनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, यानी ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं और आपको बताना है कौन पहले प्रकाशित हुई कौन बाद में। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए इस प्रश्न के लिए, यानी पहले परिप्रवास का प्रकाशन, फिर पद्य प्रसून का, फिर चोखे चौपदे का, उसके बाद में वैदेही वनवास का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। रचनाएं दी गई हैं और उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप सभी को सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई है। तो देखते हैं हम लोग जो है कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले क्या पंचवटी है। पंचवटी का प्रकाशन कब है? 1952 ईस्वी में। फिर झंकार का प्रकाशन है 1929 ईस्वी में। फिर जय भारत का प्रकाशन है 1952 ईस्वी में। विष्णुप्रिया का प्रकाशन है 1957 ईस्वी में। और इसमें कूट के रूप में विकल्प डी आपका आगे जवाब होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है? निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। पंचवटी, विष्णुप्रिया, यशोधरा, अर्धनारीश्वर, इनमें कौन सी रचनाएं मैथिली शरणगुप्त की हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचवटी भी है, विष्णुप्रिया भी है और यशोधरा भी है, तीनों रचनाएं मैथिली शरणगुप्त की हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी 1, 2, 3। फिर अगला प्रश्न है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है प्रणाम पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, महादेवी वर्मा, पंत। तो काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है प्रणाम, ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य की। अगला प्रश्न आपके सामने है। अर्चना रचना का प्रकाशन वर्ष कब है, आपको बताना है। 1951, 1954, 1955, 1960। अर्चना रचना का प्रकाशन वर्ष कब है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 1954 ईस्वी। कब? 1954 ईस्वी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है। परशुराम की प्रतीक्षा रचना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। परशुराम की प्रतीक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना, ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किस के काव्य पर दिखाई देता है, आपको बताना है। अरविंद दर्शन का प्रभाव जो है किसके काव्य पर दिखाई देता है? पंत, प्रसाद, दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों ने अगर अच्छे से इन लोगों को पढ़ा है तो आपको पता होगा
कि अरविंद दर्शन का प्रभाव किस कवि के ऊपर किसकी कविताओं में दिखाई पड़ता है, तो आपका सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं में, आगामी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये प्रश्न निभाएंगे। सेशन को लाइक करिए और आप लोग कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए। अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से आप लोग अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों को ऐसे ही लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो अंत तक रोज़ आकर के सेशन को वॉच करते हैं। और अपनी राय आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आप लोगों के समक्ष कक्षाएं प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं आपको पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।